यार 20 तारीख हो गई, मामला गड़बड़ हो गया है। सबको आने दो, एक बार आ जाने। कहां तक हो गया एक बार बता दो, मोबाइल को अंदर रखो ना। महाराणा कुंभा के अंदर राणा रासू में आ गए थे अपन, है ना। अरे यार लास्ट डेट थी यार, कल 19। अब तो वो दो फोन पे। तो बात कर रहे थे अपन महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा में कहां तक आ गए थे अपन? हाँ, महाराणा कुंभा में आ गए थे अपन राणा रासो। अच्छा, महाराणा कुंभा को राणा रासो क्यों कहा गया? क्योंकि महाराणा कुंभा विद्वानों के क्या थे? महाराणा कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता थे क्या? महाराणा कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता थे। और मैंने बोला था 2 जगह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक तो कहां से? जय श्री राम। क्यों? घर पे तो जरूरी है, काम है। ठीक है, ये आपका ही है ना कस्टमर? अरे मेरे पास नहीं है यार। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, अभी आ जाएंगे। हाँ भाई लोगों, बात कर रहे थे अपन महाराणा कुंभा। कहां तक अध्ययन कर रहे थे? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के अंदर अपन ने देखा, महाराणा कुंभा हमारे सिलेबस का राजा है। और हमारे सिलेबस का अगर कोई राजा आपका महाराणा कुंभा है, तो इसके अंदर अपन ने देख लिया था। गेट तो थोड़ा बहुत तो बंद करो यार। अच्छा, महाराणा कुंभा के अंदर अपन ने देखो, एक तो स्थापत्य कला का जनक देख लिया था। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? ये सारा मामला अपन ने पढ़ लिया था महाराणा कुंभा में। इसके जस्ट बाद में अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया है महाराणा कुंभा में कि जो ये महाराणा कुंभा है, इसके उपाधियों के अनुसार अपन ने पढ़ा। स्थापत्य कला के जनक के अंदर क्यों कहा, इसको पढ़ लिया। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया है, वो अपन ने पढ़ लिया। राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता था, ये सारा मामला मैंने आपको लिखवाया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। अब देखो, महाराणा कुंभा के अंदर स्पेशल जो हमारे पास में बचा क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके बारे में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि के पुत्र महेश अभिकवि द्वारा की गई है। कब की गई है? 1460 में। सुनना एक बार वापस,
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि के पुत्र महेश द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अब ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछा गया है कि इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखना प्रारंभ किसने किया? अत्रि ने। और लिखकर पूर्ण किसने किया? महेश ने। सुनना पुनः है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया था कुंभा ने, लेकिन लिखकर पूर्ण किया था कान्हा व्यास ने। याद है? वैसे इसके बारे में आ सकता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि पुत्र महेश द्वारा की गई है, और डायरेक्ट आंसर हम उनका मानते हैं जो लिखकर पूर्ण करता है। तो इसे प्रशस्ति को लिखकर पूर्ण किसने किया? महेश। तो डायरेक्ट आंसर तो महेश आएगा, लेकिन पूछने वाला अगर आपसे पूछ ले कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने वाला कौन, बोलो, और लिखकर पूर्ण किसने किया? एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना, तो ऑप्शन में अत्रि था ना महेश था, ऑप्शन में लिखा हुआ आ गया अभी कभी, क्या लिखा हुआ आ गया? तो याद रखना, जो महेश है, महेश का ही दूसरा नाम क्या है? अभी कभी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक हमारे पास में है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना महेश द्वारा की गई है। किसके द्वारा? महेश द्वारा। फिर लास्ट एकलिंग प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति की रचना आम्र कवि द्वारा की गई है। कुंभ में कुछ स्पेशल बातें और अगर अपन बात करें तो मेवाड़ में कलात्मक एवं बौद्धिक उन्नति का श्रेय कुंभा को जाता है। भाई आपसे पूछ ले, मेवाड़ में कलात्मक और बौद्धिक उन्नति का श्रेय किसको जाता है? मेवाड़ में कलात्मक और बौद्धिक उन्नति का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने जैनों से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। इसके अलावा डॉक्टर हरविलास शारदा, जो कि समाज सुधारक थे, डॉक्टर हरविलास शारदा ने कुंभा पर जीवनी लिखी है। किस पर जीवनी लिखी है? ये कुंभा की अन्य बातें जो अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखना। ऊपर वाली लाइनें सारी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया है। मेवाड़ में कलात्मक और बौद्धिक उन्नति का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। महाराणा कुंभा ने जैनों से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। डॉक्टर हरिलाल शारदा ने कुंभा की ऊपर क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। इसके अलावा देखो, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना कहां ढूंढने गए थे? आप लेके गए थे किन तीनों को? आज के बाद ध्यान रखना, केवल ऊपर जाना है, 5 मिनट का टाइम रहता है क्लास छोड़ने के बाद। धर्मशाला थोड़ी ही है। तो देखो, अपन बात कर रहे थे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर के अंदर, बयाना भरतपुर में समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने करवाया है।
राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर बनाया गया था? बयाना भरतपुर में। समुद्रगुप्त के निर्देशन के अंदर बनाया गया था, अर्थात समुद्रगुप्त के सामंत किसने बनवाया है? विष्णुवर्धन ने करवाया है। तो हम बात करेंगे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर के अंदर समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। भाई एक विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने करवाया ना, उससे पहले निर्माण किसके अंदर कहां करवा दिया गया था? बयाना भरतपुर में। और राजस्थान के अंदर एक विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ भारत सरकार द्वारा जैसलमेर में बनवाया गया। जैसलमेर में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया। इसके अलावा सर कहां से पढ़ा रहे हो? गुड मॉर्निंग। जहां से मैंने कल छोड़ा था उसके आगे पढ़ा रहे। इसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, भाई उपाधियां तो हो गई थी ना, उपाधियों के अनुसार अपन ने पढ़ी लिया था। अब महाराणा कुंभा की स्पेशल कोई बातें उनके बारे में अपन बात करेंगे। अब एक आपका विजय स्तंभ, एक विजय स्तंभ आपका जो चित्तौड़ में है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। बताओ कितना मंजिला बना हुआ है? 9 मंजिला बना हुआ ना। और इस विजय स्तंभ की जो आकृति है वो आकृति आपके आयताकार है। कैसी है? विजय स्तंभ की आकृति आयताकार है। और विजय स्तंभ इसकी प्रथम मंजिल पर ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र की प्रतिमा है। रुद्र की प्रतिमा है तथा आपके 7वीं मंजिल पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु के किसको दर्शाया गया है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। कौन सी मंजिल? 7वीं मंजिल पर, ठीक है। और 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है। और आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया, 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया है। चलो इसके बाद में अगर अपन आगे देखें, अगर महाराणा कुंभा की पूरी उपाधियां देखना चाहते हो, मतलब अब तक महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधि दी गई है, तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, हिंदू सुल्तान, ये मैंने लिखवा दिया था ना पहले आपको। हिंदू सुल्तान लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया। देखो देखिए एक बार, महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि दिल्ली और गुजरात के शासकों द्वारा दी गई है। तो याद रखना, हिंदू सुल्तान की उपाधि कुंभा को दिल्ली व गुजरात के शासकों द्वारा किसके द्वारा दी गई है? हिंदू सुल्तान। दोनों में अंतर याद रखना। महाराणा सांगा के पास में तो एक उपाधि है हिंदूपत और हिंदूपति। भाई महाराणा सांगा आएगा आगे,
उसके पास में तो केवल एक ही उपाधि है, हिंदूपति। बाकी महाराणा कुंभा के पास तो बहुत सारी उपाधियां हैं, उनमें भी केवल अंतर इसमें ही याद रखना है, हिंदू सुल्तान वाली में। किसमें? अजी हिंदू सुल्तान की उपाधि किसको दी गई है? किसको? भाई कुंभा ही तो पढ़ रहे हैं। अरे कुंभा की उपाधियां मतलब कुंभा की है ये। हिंदू सुल्तान की उपाधि किसको दी गई है? लेकिन अब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको महाराणा सांगा, उनको हिंदूपति की उपाधि दी गई है। और जब मैं वहां उनको लिखवाऊंगा हिंदूपत और हिंदूपति, तब मैं आपसे पूछूंगा कि हिंदू सुल्तान की उपाधि किसको दी गई है? महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने दी है? गजब। दिल्ली और गुजरात के मुस्लिम शासकों के। इसके अलावा इनको अश्वपति कहा जाता है। अब ये मेटर बढ़ाने के काम है, मेन उपाधियां तो वही है, अश्वपति, नरपति, गणपति। गणपति पतियों का पति कौन? महाराणा कुंभा। इसके अलावा अपन महाराणा कुंभा की कुछ स्पेशल बातें और करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करो। कवि का नाम है अम्र कवि। तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। चले आगे। चले बच्चों।
भाई लोगों चले गए, आगे उतार ली टोंक वालों, कहां तक उतारे हो? दोबारा उतारो। पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो तो बताओ यार, कहाँ चले? बच्चों की उतार लेने दोबारा। चले वाल को आगे। हो गया सर, कहां से पढ़ा रहे हो? चले दी आगे।
चले भैया। तो महाराणा कुंभा को आगे लेकर चलेंगे अपन, कुछ बातें पुरानी वाली याद करेंगे अपन वापस, जब महाराणा कुंभा को अपन पढ़ रहे थे। याद करो 1 मिनट के लिए। एक चंपानेर की संधि हुई थी। कब हुई थी चंपानेर की संधि? चंपानेर की संधि कब हुई थी? परिचर वाले बताएंगे। चंपानेर की संधि 1456 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी 1456। कब हुई थी? 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। बताओ देख के किन किन के मध्य हुई है? हाँ, तो ये महमूद खिलजी जो है, महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का कौन है? हाँ, एक और स्लाइड थी क्या? ये तो लिख लिया ना। अच्छा, एक कुंभा की उपाधि हम बाद में लिख लेना। अब सुनो, देखो अब अपन बात करना चाहते हैं कि ये चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि 1456 के अंदर हुई थी। एक तरफ तो कौन है? एक तरफ तो आपका कौन है? मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम। एक तरफ तो महमूद खिलजी प्रथम था ना, और महमूद खिलजी प्रथम के विपक्ष में कौन, इसका साथ देने के लिए कौन आया था? कुतुब शाह है। और कुतुब शाह कहां का शासक है? कुतुब शाह बच्चों आपके गुजरात का शासक था। कहां का शासक था? कुतुब शाह गुजरात का शासक था। याद है? चलो, इस कुतुब शाह ने महमूद खिलजी का साथ क्यों दिया? कब? क्या बोलो? सुनो तो सही, मेरी बात सुनो भाई। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को तो बार बार हराया है, लेकिन उसने इसका साथ क्यों दिया? क्योंकि महाराणा कुंभा ने कुतुब शाह को भी हराया है। तो वो कहां हराया, वही तो लिखवाना चाहता हूं। कौन समझे? सुनो, इसके लिए बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके 2 आंसर है, लेकिन वो अलग अलग राजा के अलग अलग समय का मामला है। महाराणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ व गुजरात, मेवाड़ व गुजरात के समय कटुता उत्पन्न होने का कारण क्या था? तो आंसर होगा नागौर का उत्तराधिकार। कहां का उत्तराधिकार? नागौर का उत्तराधिकार। कुंभा के समय मेवाड़ और गुजरात के मध्य, मतलब मेवाड़, महाराणा कुंभा और कुतुब शाह के मध्य कटुता उत्पन्न होने का कारण क्या था? तो नागौर का उत्तराधिकार था। यही तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें नागौर में चलना पड़ेगा। नागौर में ऐसा क्या हुआ था कि महाराणा कुंभा और कुतुब शाह के मध्य युद्ध हो गया 1456 में, और महाराणा कुंभा ने कुतुब शाह को हरा दिया 1456 में। तब जाकर कुतुब शाह ने महमूद खिलजी से हाथ मिलाया 1456 में ही, और फिर दोनों ने क्या की? संधि। कहा मेरे को भी हराया, तेरे को भी हराया, चल दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करते हैं, फिर दोनों हार जाते हैं। हिंदी समझ में आई क्या? अब सुनो मेरी बात। महाराणा सांगा जब आएगा तो ये लाइन में आपको लिखूंगा कि सांगा के समय मेवाड़ और गुजरात के मध्य कटुता उत्पन्न होने का कारण क्या था? तो आंसर आ जाएगा ईडर का उत्तराधिकार। हाँ, मैंने बोला एक लाइन के 2 आंसर है, अलग अलग राजा का समय है। कुंभा के समय मेवाड़ और गुजरात के मध्य कटुता उत्पन्न होने का कारण नागौर का, और ये की लाइन में महाराणा सांगा में लिखूंगा कि सांगा के समय मेवाड़ और गुजरात के मध्य कटुता उत्पन्न होने का कारण क्या था? तो आंसर क्या होगा? ईडर का उत्तराधिकार। कहां का?
वो वहीं पे बता दूंगा मैं, तो अभी तो यही समझो लो, कुंभा ही समझ लो आप। तो जब मैं वहां पूछू जाके कुंभा के समय मेवाड़ और गुजरात के मध्य कटुता उत्पन्न होने का कारण था, तो कौन कौन दे देगा आंसर नागौर का उत्तराधिकार? जो आंसर दे देंगे मैं जब पूछूंगा वो हाथ खड़ा करो। देख लो, मैं सबके चेहरे देख रहा हूं, आप नहीं दोगे तो हाथ खड़ा करो। दो, ठीक है। अब देखो नागौर में चलते हैं। नागौर का शासक था फिरोज खां। कौन था? फिरोज खां के दो पुत्र थे। एक का नाम था शम्स खां, एक का नाम शम्स खां, एक का नाम मुजाहिद खां। ये जो शम्स खां है ये कुंभा का समर्थक है। शम्स खां किसका समर्थक है? कुंभा का समर्थक। और जो ये मुजाहिद खां है, कान को उनकी सुन लेना एक बार में। ये जो मुजाहिद खां है ये गुजरात के किसका समर्थक है? अब यहां पर क्या होता है सुनो, क्यों इनके और उसके मध्य युद्ध होने का कारण क्या था? तो आंसर तो आपने देख लिया, नागौर का उत्तराधिकार। नागौर का शासक कौन है? फिरोज खां। अब देखो फिरोज खां की मृत्यु के बाद नागौर का शासक कौन बना? फिरोज खां की मृत्यु के बाद, मैं पूछूंगा भी, नजर गड़ाए रखना। फिरोज खां की मृत्यु के बाद नागौर का शासक, नागौर का शासक शम्स खां बना है। कौन बना? शम्स खां बना। लेकिन इसके भाई मुजाहिद खां ने कुतुब शाह का सहयोग लेकर खुद क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अब जब वो शासक बन जाता है तो ये किसके पास जाता है? कुंभा के पास। शम्स खां शासक बना, लेकिन गुजरात के इन दोनों भाइयों में बढ़िया कौन सा नहीं है? कौन बढ़िया नहीं है? ये बढ़िया नहीं है। अब क्यों नहीं हूं देखना भी आगे। तो मेरी बात सुनो, लेकिन गुजरात के कुतुब शाह के सहयोग से मुजाहिद खां नागौर का शासक बना। तब शम्स खां तब शम्स खां सैनिक सहायता हेतु कुंभा के पास गया। अब कुंभा ने कहा ठीक है मैं तेरा साथ दे दूंगा, लेकिन शासक बनने के बाद नागौर की किलेबंदी मत करना, नागौर जैसा है वैसे के वैसे रखना। ठीक है, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा कुंभा के सहयोग से शम्स खां वापस कहां का शासक बन गया। लेकिन ये तो शासक बनने के बाद भूल गया महाराणा कुंभा से क्या संधि हुई थी। नागौर का विस्तार करने लग गया। महाराणा कुंभा ने इसको चौथाया रुक जा, नहीं तो मैं आक्रमण करूंगा। नहीं माना। महाराणा कुंभा ने इसमें ही क्या कर दिया? आक्रमण किया। और ये अब खुद भाग कर किसके पास जा रहा है? गुजरात के कुतुब शाह के पास जा रहा है। तो अब महाराणा कुंभा ने जब आक्रमण किया तो गुजरात के कुतुब शाह और नागौर के शम्स खां को दोनों को पराजित किया था महाराणा कुंभा ने। और खुद ने 1456 में नागौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। समझ में आ रही बात? अभी जहां तक आप लिखोगे उसके बाद मैं बोल के लिखवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं है। अच्छा, महाराणा कुंभा का एक कॉन्टेक्ट और याद कर सकते हो आप, सिरोही। एक लाइन याद रखना, 1435-36 में, 1435
35 1434-35 में कुंभा ने हाड़ौती पर भी अधिकार किया। हाड़ौती पर अधिकार किया। ये वो लाइन है जहां से मान लो अंदर से अंदर क्वेश्चन आ जाए तो हाड़ौती पर अधिकार किया। तो मारना कुंभा ने हाड़ौती पर अधिकार कब किया है? 1435-36। इसके अलावा अगर हम वार्तालाप करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास में आता सिरोही। कुंभा की डोडिया सरदार नाम था नरसिंह। कुंभा का डोडिया सरदार नरसिंह ने, कुंभा के कहने पर नरसिंह ने सिरोही पर भी अधिकार किया। और याद रखना महाराणा कुंभा को अंतिम अवस्था में उन्माद रोग हुआ था और कुंभा की हत्या अपने ही पुत्र ऊधा द्वारा कुंभलगढ़ में कटारगढ़ दुर्ग में कर दी गई। कहां पर कर दी गई है? कटारगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा की हत्या अपने ही पुत्र ऊधा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग में कर दी गई। इस कारण ऊधा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? पितृहंता। अब जब ऊधा को मेवाड़ का पितृहंता कहता, पिताजी की हत्या इसने कर दी है, इस कारण इसे दरबार से निष्कासित कर दिया गया। इस कारण इसको दरबार से क्या कर दिया गया बच्चों? अब कुंभा का दूसरा पुत्र गद्दी पर बैठेगा। नाम क्या उसका? यलोदी। अब गद्दी पर किसको बैठाएंगे? रायमल को गद्दी पर बैठाएंगे। किसको? अब गद्दी पर बैठेगा कौन? बोलो ना। रायमल को गद्दी पर बैठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम वो लिखेंगे जो छोड़ दिया आपने। लिखो कुंभा की उपाधियां। सू भी लगाओ बीच में यार। हिंदू सुरतान
हिंदू सुरतान है। कौन सी उपाधि है? उपाधि स्पेशल कोई नाम नहीं है। चले क्या? चलू क्या भाई लोगों आगे? पीछे वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ जो निरंतर लगातार लिख रहे हैं। एक बार ही उतारना है। एक बार ही उतारना है। चलो मैं आगे। हाँ चलो उतारो इसको। कुंभा के समय मेवाड़ और गुजरात के समय कटुता का कारण क्या था? फटाफट यहां तक का मामला सेट कर लो। देखिए चले क्या?
तो हमने क्या लिखा, शम्स का सैनिक सहायता है तो कुंभा के पास गया। किसके पास गया? लिखो कुंभा एवं कुंभा एवं शम्स खां के मध्य संधि हुई। कुंभा एवं शम्स खां, हाँ हिंदी में बोलो, क्या बोल रहे हो? किसने? तो लिखो, क्यों नहीं लिखे? लिखो कुंभा एवं शम्स खां के मध्य एवं शम्स खां के मध्य शम्स खां के मध्य संधि हुई। संधि के तहत कुंभा ने कहा, संधि के तहत कुंभा ने कहा कि शासक बनने के बाद नागौर की किलेबंदी नहीं करना। किलेबंदी, नागौर की किलेबंदी मत करना, नहीं करना। नेक्स्ट लाइन, कुंभा के सहयोग से शम्स खां पुनः नागौर का शासक बना। पुनः नागौर का शासक बना। कहां का शासक बना? पुनः नागौर का शासक बना। शम्स खां पुनः नागौर का शासक बना। शासक बनने के बाद उसने नागौर का विस्तार करना प्रारंभ किया। नागौर का विस्तार करना प्रारंभ किया। नागौर का विस्तार करना प्रारंभ किया। तब नागौर का विस्तार करना प्रारंभ किया, तब कुंभा ने उस पर आक्रमण किया। तब शम्स खां गुजरात के कुतुब शाह के पास चला गया। तब शम्स खां गुजरात के कुतुब शाह के पास चला गया। शम्स खां गुजरात के कुतुब शाह के पास चला गया। कुंभा ने 1456 में, कुंभा ने 1456 में इन दोनों को पराजित कर, कुंभा ने 1456 में इन दोनों को पराजित कर पूर्णतः नागौर पर अपना अधिकार कर लिया, चुप कर। मतलब महाराणा कुंभा ने इसको भी हरा दिया था, कुतुब शाह को। इस कारण से जाके पर इसने संधि की थी। ये बातें समझ में आ रही है क्या? अभी जो मैंने लिखा है वो बातें समझ में आ रही है क्या? उसके बाद में ये उतार लो इस जगह से।
और फिर आज का अध्ययन अपन यहीं तक करने वाले हैं। ठीक है।